इस लेक्चर में हम रिट पिटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल 32 में दी हुई है हमारे संविधान के, और एक क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढेंगे जो रिसेंटली न्यूज में है। उसी की वजह से रिट पिटीशन भी न्यूज में है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि रिट पिटीशन पे एक लेक्चर बनाऊं, तो रिट पिटीशन पे कुछ भी नहीं बचेगा, आपका पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो पिटीशन फाइल गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। ये जवाब का आंसर दो पहले। कैन ए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंटरफेयर इन डेली टेम्पल रिचुअल। देखो, दिन प्रतिदिन डे टू डे जो टेम्पल में रिचुअल होते हैं, रीति रिवाज परफॉर्म किए जाते हैं, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं। देखो, अभी रिट पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए डाली कि तिरुमाला तिरुपति एक टेम्पल है, मंदिर, इसमें रिचुअल्स परफॉर्म नहीं हो रही ट्रेडिशन के हिसाब से, जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से यहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म नहीं हो रहे, इसलिए ये कोर्ट में पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया इस पिटीशन का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस आदमी को जिसने पिटीशन डाली कि भाई साहब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या हाई कोर्ट हो गया, कोई भी कोर्ट, इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी टेम्पल के डे टू डे रिचुअल्स में ये इंटरफेयर करे, या कोई सेवा करनी हो टेम्पल्स में परफॉर्म करना हो, ये कोई मतलब नहीं है कोर्ट का कि आपके मामले में हस्तक्षेप करें हम। ये रिचुअल करना ना करना, टेम्पल में परफॉर्म करना, सेवा करना नहीं करना, ये आपका काम है, आप देखो करना है नहीं करना। ये काम है मेनली रिलीजियस स्कॉलर का या प्रिस्ट का, जो मंदिर में पुजारी होता है या कोई धार्मिक गुरु है, उसका काम है कि वो बताएगा आपको ट्रेडिशन कस्टम या ट्रेडिशन के हिसाब से परफॉर्म करनी है टेम्पल में या नहीं करनी। तो कोर्ट का इसमें काम नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन का जवाब हुआ कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन अब हम जानते हैं ये रिट पिटीशन डाली है जो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है और कौन कौन डाल सकता है, कब कब डाल सकता है और कितने टाइप्स की होती हैं, कितने तरह की होती हैं। देखो, रिट जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अधिकार है आर्टिकल 226 में, यानी कि 226 में और 32 में। आर्टिकल 32 के अंदर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन फाइल कर सकता है अगर किसी आदमी के फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जैसे भाई साहब फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, राइट टू इक्वलिटी हमारा आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। जैसे अगर आपके इक्वलिटी का उल्लंघन हो रहा है, या जैसे राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है आर्टिकल 15 में, तो उसमें आप किसी इंडिविजुअल आदमी के अगेंस्ट भी जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, या स्टेट गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप केस दर्ज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। वरना जैसे आपका कोई केस है, पहले आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां से अगर आप केस हार गए तो मान लो इसकी अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, वहां से भी हार गए फिर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ये एक तरीका होता है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन, तो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अंडर आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में जा सकते हो, या आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन इश्यू कर सकता है। तो ये कैसे करता है, कौन कौन सी है, डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 यही डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अफर्म्स द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये अधिकार देता है ये आर्टिकल 32। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट में आता है, क्योंकि 12 से लेके 35 तक ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आते हैं, मौलिक अधिकार में, और 32 इसी के अंदर आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल करना केस, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर हमारा कोई अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के अंदर। और हमारे पार्ट 3 में जो हमारे राइट्स दिए गए हैं, अधिकार, मौलिक अधिकार, उनको बचाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो ये देखो, आर्टिकल 32 के अंदर ये जा सकता है डायरेक्टली हाई सुप्रीम कोर्ट के पास, और 226 के अंदर जा सकता है हाई कोर्ट के पास, दोनों ऑप्शन है। लेकिन जब भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है ही, तो क्यों जाएगा हाई कोर्ट कोई आदमी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही ना जाएगा। तो ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन भी है, ये कई प्रकार के ऑर्डर भी जारी कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है गवर्नमेंट को, या रिट जारी कर सकता है। रिट 5 तरीके की रिट है, हबियस कॉर्पस है, मेंडमस है, प्रोहिबिशन है, क्यों वारंटो है, सरसरी है। जब भी ये रिट पिटीशन जारी करता है तो इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट लिखता है, अपना जवाब देता है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी से जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उससे जवाब मांगता है। तो ये रिट पिटीशन 5 कैसे तरीके की होते हैं, हम लास्ट में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो ये रिट पिटीशन इसलिए जारी की जाती है ताकि फंडामेंटल राइट्स को बचाया जा सके, उसका उल्लंघन होने से, वायलेशन होने से बचाया जा सके। इसमें और की पॉइंट क्या है, देखो जो राइट दिए हुए हैं हमें आर्टिकल में,
ये आर्टिकल में राइट हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान फंडामेंटल राइट को देता है, लेकिन देखो इनको ना संविधान के अकॉर्डिंग ही सस्पेंड किया जा सकता है, वरना इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये राइट की गारंटी देते हैं आर्टिकल। और जैसे मान लो अगर इनका वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हम अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर और 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर। तो क्या हाई कोर्ट पे भी अप्रोच कर सकते हैं फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो? बिल्कुल कर सकते हैं, जो अभी डिस्कस किया। क्योंकि देखो जब भी कोई सिविल या क्रिमिनल मैटर है तो आदमी सबसे पहले जो अग्रीव्ड पर्सन है, मतलब जिसके साथ कुछ भी हुआ है, कोई भी अपराध है, डिस्प्यूट मामला है उसका, वो पहले ट्रायल कोर्ट में जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में केस जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अंदर, और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में जा सकता है। दोनों ऑप्शन है। तो यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो देखो आर्टिकल 226 में जो दिए हुए हैं, इसके अंदर जो मान लो कोई अग्रीव्ड पर्सन है, किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दोनों ऑप्शन है। लेकिन देखो अगर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई वैसा ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, उसका वायलेशन होता है, तो फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है। यानी कि हाई कोर्ट देखो ह्यूमन राइट हो या फंडामेंटल राइट हो, दोनों के लिए रिट पिटीशन इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट पिटीशन इशू कर सकता है। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट का रिट पिटीशन का दायरा ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है, ये बात आपको याद रखनी है, हाई कोर्ट का ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। अब देखो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, रीसेंट जजमेंट है कुछ जिनके मतलब जो आर्टिकल 32 के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे 1950 का एक जजमेंट है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की गारंटी देता है। यानी कि कोर्ट ने यह बोला था कि कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर भी है, गारंटर भी है। और ये देखो किसी भी कारण सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता भाई साहब कि मान लो कोई रिट पिटीशन फाइल करने गया आर्टिकल 32 के अंदर कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि मैं आपकी जो एप्लीकेशन है नहीं लेता। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई सा भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई सा भी कैन नॉट रिफ्यूज टू एंटरटेन एप्लीकेशन सीकिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिजमेंट ऑफ सच राइट। मतलब जो फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है, इन्फ्रिजमेंट मतलब उल्लंघन या वायलेशन होता है, तो अगर वो प्रोटेक्शन लेने जाता है, एप्लीकेशन फाइल करता है, तो कोर्ट मना नहीं कर सकता कि मैं आपकी एप्लीकेशन नहीं ले रहा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है अपने एक केस में 1976 में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर के थे वर्सेस एस शुक्ला, ये केस का नाम है। इसमें कहा था कि देखो अगर इमरजेंसी लगी है, आर्टिकल 352 हमारा दिया है, इमरजेंसी उसमें लगती है, तो उस केस में, या आर्टिकल 356 है वो स्टेट इमरजेंसी के लिए, लेकिन आर्टिकल 352 में दी गई है इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल, अब तो ये इसमें आर्म्ड रिवेलियन कर दिया है इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह पे। ये आर्टिकल 42 मतलब 42 के अंदर 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू ये अमेंडमेंट किए गए थे आर्टिकल 352 में। तो अब आर्म्ड रिवेलियन हो या फिर उसके कारण इमरजेंसी लगी हो, तो उस केस में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 ये सस्पेंड हो जाता है। यानी कि अगर इमरजेंसी लगी है तो उस केस में कोई किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार खो देता है आदमी, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी लगी है। जैसे 1975 में लगी थी, इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम में फंडामेंटल राइट लूज हो गए थे। तो फाइनली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट हैं, संवैधानिक जो एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है या ईच इंडिविजुअल जज है उसका डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी है भाई साहब, वो इंटरवेंशन की गारंटी दे सकता है या नहीं दे सकता, और हाई कोर्ट भी इसको सुन सकता है। तो ये तो हुआ केस का मामला सारा, आर्टिकल 32 के बारे में जजमेंट। और ये अब पढ़ते हैं रिट पिटीशन भाई साहब, इनके बारे में 5 जो हैं दी हुई हैं, इनके बारे में डिटेल से। पहली है हबियस कॉर्पस, इसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी, यानी कि हबियस कॉर्पस जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है इस रिट पिटीशन को, उस केस में कहता है कि भाई साहब जिस बंदे को, मान लो किसी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, तो जारी करेगी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, कहेगी कि पुलिस पे आपने गिरफ्तार करवाया, उस आदमी को मेरे सामने पेश करो, तो उस आदमी को लाया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर्सन को रिलीज भी कर सकती है अगर उसको अनलॉफुल तरीके से डिटेंड किया गया है। यानी कि कोई भी पर्सन हो सकता है, प्राइवेट कस्टडी में भी या प्रिजन में, कहीं पे भी हो सकता है, या तो जेल में या किसी में भी। यानी कि देखो
ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जारी की जा सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। हो सकता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने उसे कैद करके रखा हो, कहीं पे डिटेन करके रखा हो किसी पर्सन को, तो उसे रिलीज करने का आदेश दे सकते हैं कोर्ट। अगर अनलॉफुल तरीके से लॉ के अगेंस्ट जाके उसे गिरफ्तार किया है तो रिलीज करने का आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और इसमें देखो एक चीज याद रखनी है, इस हबियस कॉर्पस में जो लॉकस स्टैंडाई है उसका प्रिंसिपल ऑफ लॉकस स्टैंडाई, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, लॉकस स्टैंडाई, इसका जो प्रिंसिपल है ये लागू नहीं होता, ये लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? इसका मतलब क्या लॉकस स्टैंडाई का? इसका मतलब ये है जब भी किसी के साथ मान लो किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ या किसी के साथ कुछ भी हुआ तो वही पर्सन जा सकता है कोर्ट में, कोई दूसरा पर्सन उसके जगह पे केस फाइल नहीं कर सकता। ये है लॉकस स्टैंडाई। यानी कि अगर किसी के साथ मान लो कोई भी हिंसा हो रही है, कोई भी वायलेशन या कुछ भी हो रहा है गलत, तो वो अगर कोर्ट में जाएगा केस फाइल करने के लिए सिर्फ वो ही कर सकता है तो लॉकस स्टैंडाई प्रिंसिपल लागू होता है। अगर उसके जगह पे कोई और भी कर सकता है तो लॉकस स्टैंडाई नहीं लागू होता। यानी कि हबियस कॉर्पस पे जब रिट पिटीशन दाखिल करनी है तो ऐसा जरूरी नहीं है जो एग्रीव्ड पर्सन है, यानी कि जिसके अगेंस्ट कुछ हुआ है, मान लो कोई गिरफ्तार किया है, वो ही जाके फाइल करे केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी कर सकता है उसकी जगह पे, कोई उसका रिश्तेदार या कोई उसका फ्रेंड या कोई जानकार, कोई भी कर सकता है। यानी कि इसमें लॉकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल लागू नहीं होता हबियस कॉर्पस में, ये बात याद रखनी है। आते हैं नेक्स्ट पे, मैंडमस। मैंडमस का मतलब है वी कमांड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को। और देखो ये सिर्फ हबियस कॉर्पस तो पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी की जा सकती थी, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही जारी की जा सकती है, लेकिन इसमें भी गवर्नर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं की जा सकती मैंडमस। इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी को सिक्योर करना। यानी कि कोर्ट कह सकता है भाई साहब कोई गवर्नमेंट अधिकारी या कोई काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं करे, काम करो आप। काम करने के लिए आदेश दे सकते हैं किसी को भी, लोअर कोर्ट के द्वारा, ट्राइब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते कहने के लिए, यानी कि कोर्ट आदेश नहीं कर सकते कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, काम करो। तो मैंडमस इनके खिलाफ तो जारी की नहीं जा सकती, गवर्नर या प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। और मैंडस में देखो एक बात याद रखनी है, हबियस कॉर्पस में तो लोकस स्टैंडाई का जो वो प्रिंसिपल है इसमें लागू नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें जो एग्रीव्ड पर्सन है वो ही केवल जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस को दर्ज करने के लिए। यानी कि अगर कोई मान लो लोअर कोर्ट उसकी बात नहीं मान रहा तो वो पर्सन ही जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मैंडमस रिट पिटीशन फाइल करेगा, कोई दूसरा बंदा उसकी जगह पे नहीं कर सकता। यानी कि लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट है सर्सियरी। सर्सरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या है, जैसे किसी कोर्ट है, लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उससे लोअर कोर्ट है, उसने कोई ऑर्डर पास किया है तो उस इंफीरियर कोर्ट ने, यानी कि लोअर कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है कोई भी, उसने कोई फैसला सुनाया, उसके फैसले को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये है सर्सरी। इसमें इसमें देखो, इसमें जो सर्सरी में क्या होता है कि इसमें ओनली अग्रीव्ड इंडिविजुअली जा सकता है। यानी कि लोकस स्टैंडाई का यहाँ भी प्रिंसिपल लागू होता है, लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता है, केवल अग्रीव्ड पर्सन ही जा सकता है। मान लो किसी ए आदमी के खिलाफ कोर्ट ने डिसीजन दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, और उसने ये सर्सरी दाखिल कर दी, रिट पिटीशन अप्लाई कर दी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उस केस में देखो कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है, मतलब लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसको रद्द कर सकता है। यानी कि इसमें केवल वही पर्सन जा सकता है जिसके खिलाफ लोअर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने डिसीजन दिया है, वही पर्सन। यानी कि लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है, अप्लाई होता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू स्टॉप, रोकना। यानी कि अगर किसी लोअर कोर्ट है, इंफीरियर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है या कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी है, उसने कोई केस उसके पास आया तो उसको केस के लिए, यानी कि जजमेंट देने के लिए, फैसला सुनाने के लिए रोक सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये कह के कि आपके पास ये जुडिस्डिक्शन नहीं है, आपके दायरे में नहीं आता, आपकी पावर नहीं है ये फैसला सुनाने की, तो आप नहीं सुनाओगे, तो प्रोहिबिट कर सकता है, प्रोहिबिशन कर सकता है। और इसमें भी लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है लागू होता है, केवल अग्रीव्ड पर्सन ही जा सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उसकी अथॉरिटी नहीं है उस पर केस सुनने की, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रोहिबिशन की रिट पिटीशन डाल देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, कह सकता है भाई साहब आप इस केस को मत सुनो, ट्रांसफर करो कोर्ट को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को। तो ये प्रोहिबिशन का जो रिट पिटीशन जारी कर सकते हैं किसमें, इंफीरियर कोर्ट के लिए, और इसमें भी
लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल लागू होता है, एग्रीव्ड पर्सन ही जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई पब्लिक अथॉरिटी में, गवर्नमेंट सर्विस में कोई काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है, कोई काम कर रहा है, जैसे मान लो आपको आईएएस बना दे, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है आईएएस बनने की, ना आपने डिग्री की हुई है, मतलब ग्रेजुएशन नहीं किया, आपको आईएएस बना दिया, तो आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है भाई साहब, तो आपको फिर हटाने के लिए कोई भी पर्सन कह सकता है कि भाई साहब ये पर्सन एलिजिबल नहीं है इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए, और इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया इस पोस्ट पे, तो आप दाखिल कर सकते हो क्यू वारंटो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं रिट पिटीशन क्यू वारंटो, और इसमें देखो कोई भी पर्सन जा सकता है, यानी कि लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, यानी कि कोई भी पर्सन, ऐसा नहीं है देखो जिसकी पोस्ट छीनी गई है वही जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी पर्सन दाखिल कर सकता है क्यू वारंटो। तो यहाँ पे लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। तो यही था बस इस लेक्चर में।